जी दोस्तों, डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा फिर आपकी खिदमत में द हॉट इशू का 5वां एपिसोड लेके हाजिर है। आज हम जो बात करेंगे वो इमरान खान के इस मसले पर करेंगे कि इमरान खान के पास अब कितना टाइम रह गया है एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उससे पहले ये खबर हमारे जो बलोच साथी हैं, डॉक्टर अला नज़र बलोच, जो इस वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में मुसल्लह जदोजहद में शामिल हैं, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी बलोचों को अगवा करके तावान मांग रही है। 20-20 लाख तक का तावान मांग रही है, यानी कि बलोचों को अगवा करके किडनैप करके रैंसम मांग रही है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये कौन सी नई बात है। पाकिस्तान की जितनी जनता है उसको पिछले 70 सालों से पाकिस्तान आर्मी ने रैंसम रखा हुआ है, और जो आप टैक्स देते हैं, जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं, उनके ऊपर भी जो आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स से बनता है बजट, और उस बजट से फ़ौज बड़ा हिस्सा अपने लिए ले जाती है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो शख्स पाकिस्तानी फ़ौज ने रैंसम के लिए अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जून में आने वाले बजट में अफसरान की तनख्वाहों में कम अज़ कम भी 20% का इंक्रीमेंट दिया जाए, इजाफा किया जाए। और जाहिर है अगर वो नहीं करते तो उन्होंने इमरान खान के सामने शाहिद आफरीदी की डुगडुगी बजानी शुरू कर दी है। एक्सक्यूज़ मी। अब देखना ये है कि शाहिद आफरीदी को लाइमलाइट में लाने का मकसद क्या हो सकता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शाहिद आफरीदी को लाइमलाइट में इसलिए लाया जा रहा है कि उसको पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जाए और इमरान खान को हटाया जाए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि शाहिद आफरीदी को गालबन वो प्राइम मिनिस्टर ना बनाएं। उसको सिर्फ उन्होंने इस वक्त इमरान खान को डराने के लिए एक सामने लाए हैं, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई तब्दीली आई तो इन हाउस तब्दीली आएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज ये उसके लिए ठीक नहीं होगा कि वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने और दोबारा से इलेक्शन करवाएं। तो ये मेरी एक नाक़िसी राय है इस मसले पर। उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने शाहिद आफरीदी को इस्तेमाल किया है आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे जाके मोदी सरकार के ख़िलाफ़ तकरीरें करने और वही पुराना इस्लामिक जो एक नैरेटिव है उसको उसमें एक जुनून पैदा करने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि इंडिया ने कश्मीर पे नाजायज़ कब्ज़ा किया है। इसके ऊपर पिछले प्रोग्रामों में मैं काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ कि असल में कब्ज़ा इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया हुआ है। अब हम आते हैं कि इमरान खान से क्या गिले हैं फ़ौज को। पहला गिला तो ये है कि कोरोना वायरस जो आया है उसकी हैंडलिंग ठीक नहीं की। और ये याद रखिए कि जब भी एक्सक्यूज़ मी, जब भी एक मुल्क के अंदर क्राइसिस जो है, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल क्राइसिस, जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट होती है यानी फ़ौज और जो रूलिंग एलीट होती है उसके दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान और मुक़न्ना जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफ राय पैदा हो जाता है इस बात पर कि इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाए। और ये ऑलरेडी ये हमें नज़र आ रहा है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोचेस हैं कोरोना वायरस के हवाले से भी। पाकिस्तानी जो क्राइसिस है उसको कंट्रोल करने के लिए मिसाल के तौर पर इमरान खान लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन आर्मी ने इंटरवीन किया ओवर एंड अबव जाके प्राइम मिनिस्टर के और लॉकडाउन करवाया, और अब फिर लॉकडाउन उन्होंने इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ जो है वो हमें ये याद रखनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा
स्कैंडल सामने आया है, जिसमें ये देखा गया है कि 3 अरब मालियत की चीनी और गंदम जो है पंजाब ने उसकी गैर कानूनी तौर पर बेईमानी करके सब्सिडीज़ दी हैं बड़े जो शुगर और व्हीट माफिया है उसको। और इसमें नन अदर देन इमरान खान के राइट हैंड मैन, जिनको और इमरान खान का ATM भी कहा जाता है, जहांगीर तरीन का नाम सबसे ऊपर आया है। और वो रिपोर्ट जो आई है उसको पब्लिक किया गया है, इमरान खान ने पब्लिक किया है। तो ये पब्लिक रिपोर्ट जो है नहीं हो सकती जब तक कि फ़ौज के जर्नल्स जो हैं वो इमरान खान को प्रेशर ना डालें कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करें। तो इसका मतलब ये है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि इमरान खान जो है उसकी पार्टी के अंदर जो है करप्ट लोग मौजूद हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहाना पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अब हम इसमें दूसरी जो शख्सियत का नाम आ रहा है वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। पंजाब का जो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, उसको बहुत प्रेशर है कि हटाया जाए, लेकिन इमरान खान बज़िद है कि मैंने उसको नहीं हटाना। तो ये एक और बोन ऑफ कंटेंशन है आर्मी और इमरान खान के दरमियान। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी चली जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के ऊपर, उसने फ़ौज के जो इमेज है उसको और ख़राब किया और उसकी हैंडलिंग भी इमरान खान से ठीक तरीके से नहीं हुई। तो वो एक और गिला है फ़ौज को इमरान खान से। उसके अलावा मुशर्रफ जो है उसको अदालत ने डेथ सेंटेंस सुनाई, तो इसने और ज़्यादा इमरान खान के बारे में शकूक व शबात को पैदा किया कि ये इनकम्पिटेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुआलालंपुर में जो समिट हुई उसमें यह तय था कि ये जाएंगे इमरान खान साहब, लेकिन एंड आखिरी लम्हे उन्होंने यू टर्न लिया और उसमें पाकिस्तान ने शमूलियत नहीं की। आखिरी जो अभी ताज़ा तरीन चीज़ आई है सामने वो ये आई है कि CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कौन चला रहा है, आर्मी चला रही है, उसके अंदर भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज जो हुए हैं उससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन जो है उसके वाक़यात सामने आए हैं, उनकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। शायद यही वजह है कि फ़ौज ने CPEC के ही चेयरमैन जनरल आसिफ बाजवा को अब इमरान खान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया है। और जो ISBR जो कि फ़ौज का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसके जो डायरेक्टर थे आसिफ गफूर, उनको पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न यानी PTV का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। अब देखना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का क्या आगे फ्यूचर हमें नज़र आता है। इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है वो ये समझने वाली है कि 68 सालों के बाद, यानी आफ्टर 68 years, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान GDP ग्रोथ हैज़ फॉलन इनटू नेगेटिव, -0.38% पे आ गई है पाकिस्तान की GDP। और उसकी जो टोटल इकॉनमी है वो श्रंक होके $264 बिलियन की रह गई है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास अब इसके सिवाय और कोई चारा नहीं कि वो दो जो है एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करे। नंबर 1 है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और उससे ग्रोथ जो है वो उसमें इंक्रीज़ हो। और दूसरा जो है वो है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डोनर्स को भी तलाश करें, यानी इंटरनेशनल डोनर्स जो आपको लोन दे सकें, सॉफ्ट लोन दे सकें या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन पर लोन दे सकें। अब जहाँ तक पहली चीज़ का ताल्लुक है तो आप ये देखें कि इस वक्त ऑलरेडी एशियन मार्केट्स में से $26 बिलियन जो है वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट वो फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर ले गए, यानी कि $26 बिलियन वर्थ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑलरेडी फ्लड एशियन मार्केट्स। तो इस सूरत हाल में
इन्वेस्टमेंट को वापस लेके आना पाकिस्तान जैसी कंट्री में जो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरा ये ख्याल है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा, जहाँ तक इंटरनेशनल डोनर्स का ताल्लुक है, तो इंटरनेशनल डोनर्स में इस वक्त जो सबसे अहम मीटिंग आ रही है जून में, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को सामने रखते हुए आपको लोन देता है। उसमें भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। अभी इन्होंने द रेजिस्टेंस फोर्स के फ्रंट के नाम से कश्मीर की वादी में एक नया महाज खोला है, जो लगता है कि नॉन रिलीजियस है, पॉलिटिकल फ्रंट है, लेकिन बेसिकली वो हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर और लश्कर तैयबा जो है और जैश मोहम्मद, इनका एक एमलगमेशन है और ISI स्पॉन्सर्ड है। तो ये चीज़ें जो है ये भी बता रही हैं कि इंटरनेशनल डोनेशंस जो है वो नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक मुर्दा मरीज़ है, एक डेड पेशेंट की तरह ICU में पड़ी हुई है, और उसके ऊपर फ़ौज जो है वो एक वल्चर की तरह बैठी हुई है, और वो डिमांड कर रही है कि अगले महीने जो एक्सक्यूज़ मी, आज कुछ चेस्ट में गड़बड़ लग रही है, कोरोना नहीं है, अच्छा, तो वो 20% इंक्रीज डिमांड कर रही है। अब आप देखें कि पहले ही आर्मी जो है वो इकॉनमी की कमांडिंग हाइट्स जो है उसको कंट्रोल कर रही है, और हेल्थ क्राइसिस का ये हाल है कि 4 हेल्थ सेक्रेटरी जो है बदल चुके हैं अभी तक, जब से कोरोना शुरू हुआ है, क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा है इनसे इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से गुजर रही है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 3 लाख बोरियों की ज़रूरत है अनाज की, और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है वो देने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह से मेरा ये मैसेज भारतीय सरकार तक जाए, और वो कम से कम ये तो करें कि लद्दाख के ज़रिए जो है हमारे लोगों को स्कर्दू कारगिल के ज़रिए हमें कम से कम खाने के लिए अनाज तो भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।